अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें मज़ेदार हैं जी, इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ परेशान कुन भी हैं। आज एक तो पहले आपको ये बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी अपडेट होता है और महज एक मीटिंग के बाद ही वो अपनी चंद घंटे पहले की गई बातों को ऐसे भुला देते हैं जैसे कभी उन्होंने की ही नहीं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में सारी तफसील समझाती हूँ। इसके अलावा जी उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब, जो कि दोनों अपोजिशन लीडर हैं, एक सेनेट में और कौमी असम्बली में, इनकी जानिब से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ख़त लिखे गए और उन्हें दिखाया गया कि देखें जी 9 मई के मुकदमात में क्या कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वगैरह वगैरह, और बाकी जो चीज़ें अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका तमाम चीज़ों का इजहार किया। तो उसके बाद क्या हुआ और क्या अब इनके साथ इंसाफ होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। आज सेनेट का इलेक्शन भी है और साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास भी, एक कॉन्फ्रेंस है 2 रोज़ा, जिसके एंड में ये बताया गया है कि तहरीक का एहतजाजी हिकमत अमली का लाहेअमल जो है वो फाइनली अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, वो क्या है आपको बताते हैं। और फिर लास्टली आपको बताएंगे कि किस तरह से एक नौजवान जो है वो कर्ज के हाथों परेशान होकर खुदकुशी कर गया। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी गंडापुर साहब की। आपको पता है कि बाजौड़ में जो एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, जिसके बाद बज़ाहिर वफाकी हुकूमत की तरफ से या ISPR की तरफ से तो कोई डिटेल्स सामने नहीं आई और सूबाई हुकूमत भी अव्वलन तो खामोश थी, लेकिन रात गए अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बड़ा दबंग किस्म का बयानिया बनाया और कहा कि जनाब ये तो हमें ऑपरेशन किसी किस्म का कबूल ही नहीं है और हम बिल्कुल इसमें किसी तरह की भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे। अपने जो नीचे मातहत लोग हैं उनको भी हम कहते हैं कि जी आपने कर्फ्यू भी नाफिज नहीं करना हमारी इजाज़त के बगैर। और साथ में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी अवाम और फ़ौज के दरमियान बड़ा गैप आ चुका है, उन्हें एतमाद ही नहीं रहा फ़ौज के ऊपर और इस वजह से ये ऑपरेशन जो है वो सारे नाकाम हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी खुली बातें वो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन क्या होता है कि जी एक होती है एपेक्स कमेटी की मीटिंग और एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कोर कमांडर साहब भी मौजूद होते हैं, IG साहब भी मौजूद होते हैं, दीगर सिक्योरिटी ऑफिशियल, सेक्रेटरी सिक्योरिटी के जो हैं वो भी, और साथ में जो कुछ इनके अपने लोग होते हैं इस वजारत के, तो वो सारे जनाब मौजूद होते हैं और उसके अंदर मीटिंग होती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब इस तरह की मीटिंग हो जिसमें अस्करी क़यादत भी शामिल हो तो फिर क्या सूरत हाल होती है। इस मीटिंग के बाद यानी एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद अली अमीन गंडापुर साहब का एक वीडियो रिकॉर्डेड बयान जो है वो जारी किया जाता है और अब जो बयान वो जारी करते हैं वो टोटली पुराने बयान का एक ऑपोजिट बयान होता है। एक तो ये अजीब कन्फ्यूजन का भी शिकार करते नज़र आते हैं दूसरों को कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। यानी अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी ऑपरेशन हमें कबूल नहीं, लेकिन दहशतगर्दों की अगर मौजूदगी होगी तो कार्रवाई तो ज़रूर होगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब ज़रा ये समझा देते कि ऑपरेशन और कार्रवाई में क्या फ़र्क है, ऑपरेशन किस बला का नाम है और जो कार्रवाई आप कर रहे हैं वो ऑपरेशन क्यों नहीं कहलाई जाएगी। क्या आखिर ऐसी बारीक इसमें आप कह लें कि जी कोई डिफरेंस है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये ऑपरेशन और ये कार्रवाई है। तो जब आप कार्रवाई कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ तो फिर इसको ओन भी कीजिए कि ये एक ऑपरेशन है। फिर अल्फाज ऑपरेशन का अगर आप इस्तेमाल ना करें लेकिन काम वही कर रहे हैं जो ऑपरेशन में हो रहा है तो फिर उससे आप लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। लेकिन बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब ने इस वीडियो में कोशिश यही की है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके और अपने लोगों को ये कहा जा सके कि जनाब हम तो वही बयानिया लेके चल रहे हैं जो इमरान खान का बयानिया है। अच्छा, दूसरा फिर क्या कहते हैं, एक तो पहली बात ये की, दूसरी बात क्या कहते हैं कि जी पुलिस वाले, फ़ौज वाले ये तो हमारे भाई हैं, ये हमारे मेहमान हैं और ये आपके इलाके में अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो हमारी तो रिवायात हैं कि हमने इनका बड़ा ख्याल रखना है, हमने तो इनकी बड़ी खातिर तवाज़ो करनी है, हमने तो इनकी बड़ी मेहमान नवाजी करनी है। तो जनाब हमने अपनी रिवायात के मुताबिक इनके साथ बड़ा ताउन करना है, तो आपने जनाब इनको पूरा इज़्ज़त व एहतराम और तकरीम देनी है और ये तो हमारी खातिर, हमारी हिफाजत की खातिर यहाँ पर आए हुए हैं। यानी कल ये क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये डिफरेंस बताने लगी हूँ। कहते हैं कि जनाब कुछ साजिशी अनासिर अफवाज और
جو عوام ہیں ان کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو ناکام بنانا ہے. اب آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ کوئی سازش نظر آ رہی ہے تو آپ بتاتے پھر وہ کون ہے، کیونکہ کل تو یہ الٹا بات آپ کر رہے تھے کہ بد اعتمادی آ چکی ہے، تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ ہی وہ تھے جو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جی اب تو بد اعتمادی آ چکی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر ہی آپ کا موقف بدل گیا اور آپ کو لگا کہ یہ تو جناب کوئی سازش ہے، ورنہ عوام اور فوج تو یوں ہیں اور کوئی بیچ میں آ کے جو ہے ان کے درمیان میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے. پھر تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ تیسری بات کہتے ہیں کہ جناب چونکہ اب دہشت گرد موجود ہے تو ہم نے اپنے علاقے کو امن تو دینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ترقی نہیں آ سکتی. تو اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ کم سے کم ہو. کچھ سویلینز کی شہادتوں کا پتہ چلا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں آگے ہم اس کے اوپر ابھی بیٹھیں گے اور لاہ عمل بھی بنائیں گے کہ کیسے کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج ہو، بلکہ نہ ہو. تو اس کے لیے آپ نے بھی تعاون کرنا ہے. اس کا مطلب تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ تعاون تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ علاقہ خالی کر دیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جائیں. اسی ٹائپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ وہاں موجود رہیں گے اور آپ وہاں پہ کاروائیاں کریں گے تو پھر کس طرح سے آپ بچیں گے، کیونکہ گولی بم کوئی مارٹر گولا یہ تو نہیں دیکھتا کہ میں نے صرف جا کے ایک دہشت گرد کو ہی لگنا ہے. وہ تو جب گرے گا کسی گھر کے اوپر آس پاس کہیں پہ بھی جو بھی اس کی زد میں آئے گا وہ تو کوئی بھی معصوم بھی آ سکتا ہے اور کوئی دہشت گرد بھی آ سکتا ہے. تو اس کا ایک اور جو اس پہ سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس ساری ججمنٹ کے بغیر ہی کیا آپریشن شروع کر دی ہیں کہ جی یہ اب آپ سوچیں گے بیٹھ کے کہ کیسے اس کو کم کرنا ہے. پہلے آپ نے نہیں سوچا کہ اس کے اوپر کیا لاہ عمل بنانا چاہیے کہ جو سویلین شہادتیں ہیں وہ نہ ہوں. تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں سوال. اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور صاحب یہ تمام باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے اس کے اوپر پوری طرح اس کے عمران خان کے ویژن کے مطابق کھڑے ہیں. تو بھائی عمران خان کا تو ویژن یہ ہے کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ آپریشن سے حل ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ پھر کیسے عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو یہ اتنے تضادات تھے دونوں ویڈیوز میں اور حیران کن حد تک کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہی ایک شخص کے ایک صرف میٹنگ میں حالات بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، اس کے کمالات ہی بدل جاتے ہیں. بات یہ کہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ایک فیصلہ تو الگ ہے. ظاہر ہے جو وہاں کے زمینی حقائق ہیں وہ سامنے ہوں تو پھر اس کے اوپر ہم کوئی بات کر سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے یا نہیں ہے، کیا صورتحال ہے. لیکن میرا صرف اس پہ اعتراض اتنا ہے کہ اگر آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو پھر یا تو آپ اتنی ہمت رکھیں کہ آپ مانیں کہ ہاں بھائی ہم آپریشن کر رہے ہیں اور اس پہ پھر پوری طرح یکسو ہو کر اعتماد میں لیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ جی ہم عمران خان کی مرضی کے بغیر اس آپریشن کا حصہ ہیں. تو یا تو آپ اتنا دل گردہ دکھائیں، اور یا اگر آپ نہیں آپریشن میں حمایت کر رہے اور عمران خان کے مشورے کے بغیر آپ نہیں ایسی کوئی اجازت دینا چاہتے تو تب بھی آپ یہ صاف بات کرتے کہ بھئی ہمیں آپ عمران خان سے ملاقات کرنے دیں، ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور پھر ہم جو ہے اس کے اوپر کوئی حکمت عملی بتاتے ہیں. لیکن جب آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں اور جب آپ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آج آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. عرفان سلیم صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپیکس کمیٹی کے بعد بات کی ہے اس کو تو ہم بالکل بھی عمران خان کے نظریے کے مطابق نہیں دیکھتے، یہ تو بالکل اس سے ایک اختلاف ہے جو وہ بات کر رہے ہیں اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے بھلے ہاں سامنے ہماری صوبائی اپنی حکومت کیوں نہ ہو. اسی طرح کی بات آج جنید اکبر صاحب نے کی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جناب ہم تو تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے اس طرح کے آپریشنز کے اوپر، کیونکہ اس سے ہمارے جو پختون لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں، تو چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کیوں نہ کرنا کرے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس قدر کامیاب ہے ماشاءاللہ کہ عمران خان کے خلاف، رہائی کے خلاف کیا انہوں نے تحریک چلانی تھی یا اس رجیم کے خلاف انہوں نے کیا تحریک چلانی تھی، اپنے اس لیول تک لوگوں کو لے گئے کہ ان کے اپنے لوگ ہی ان کے خلاف تحریک چلانے اور کھڑے ہونے کی بات کریں. تو یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن اب لوگوں کو سب سمجھ آ رہی ہے. دوسری طرف آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے جی، کیونکہ ایک تو آج جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی
सीट थी खाली हुई, उसके ऊपर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगी। बाकी जो ख़वातीन जिन्होंने कागजात जमा कराए थे उन्हें पार्टी की तरफ से हिदायत कर दी गई कि आप ये कागजात वापस ले लें। उन्होंने ऑलमोस्ट ले भी लिए सब ने। तो अब सानिया निश्तर साहिबा का कैलिबर और स्टेटस और उनकी जो एक क्लास है वो आप देखें, और दूसरी तरफ आप मिशाल यूसुफजई साहिबा देखें, उनकी नामजदगी के ऊपर तो उनके अपने लोग कन्विंस्ड नहीं हैं और वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि इनकी क्या पार्टी के लिए खिदमात हैं। चलिए पार्टी के लिए खिदमात ना हो, कम अज़ कम किसी का इतना स्ट्रेचर होता है, कोई इतनी उसकी ऐसी कोई तालीम है, कोई ऐसी उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से, या कोई अचीवमेंट है जिस पे आप कहते हैं कि नहीं काबिल लोग जो है वो जाने चाहिए सेनेट में। कोई तो बात हो जिसके ऊपर किसी को लगे कि हाँ भाई या कोई कमिटेड वर्कर है या भाई उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट रखी हुई है तो फिर भी कोई बात हो। तो इस उनकी नामजदगी के ऊपर तो वो अपनी पार्टी को कन्विंस नहीं कर सक रहे। वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब मिशाल यूसुफजई साहिबा को किधर से आपने सेनेटर के लिए नामजद कर दिया है। तो जब आप लोगों ने लोगों को इतनी ऊंची आइडियोलॉजी की किताबें पढ़ा के बाद में यही कुछ करना है, वही रिवायती सियासत करनी है, वही मिर्ज़ा अफरीदी को आपने टिकट देना है, वही आपने उठा के मिशाल यूसुफजई साहिबा को सेनेटर बनाना है, तो फिर काहे को आप लोगों को ये नज़रिए के ख्वाब दिखाते हैं? फिर काहे को आप ये समझाते हैं कि जी देखें हमारी जमात जो है वो बाकी जमातों से मुख्तलिफ है? अगर आपने वही रिवायती सियासत करनी है, यही मुनाफकत करनी है, अंदर आप बैठ के कुछ बात कर रहे हैं मीटिंग में, बाहर आके आप कुछ और बयानियाँ बनाने की कोशिश करें, अंदर आप कारकुनों से कहें कि जनाब आप निकल पड़ो और मारें खाओ, बाहर आके आप जो है वो अमीरों को और जो सिफारशी लोग हैं उनको सेनेट की टिकटें देते फिरें, तो फिर किस तरह से लोग आपके साथ खड़े हों और किस तरह से वो ये कहें कि जनाब आप वाकई एक मुख्तलिफ पार्टी हैं बाकी पार्टी से। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मेरा ख्याल है बाकी लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जो कि ये खुद अपनी पार्टी के लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं। जो एक एज है वो ये कि लोग समझते हैं कि इमरान खान इन सब से डिफरेंट है और इमरान खान की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन उनसे चूँकि इस वक्त एक कम्युनिकेशन गैप आ चुका है और जाहिर है वो कैद में है, तो वो उस तरह से हर चीज़ के ऊपर अभी ग्रिप तो नहीं रख रहे पार्टी के हवाले से, फैसलों के हवाले से। तो जाहिर है कि वो अब जो बाहर लोग हैं वो फिर अपनी मनमर्जियाँ करते फिर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस जो है वो हमें दिखाई देता है। दूसरी तरफ जनाब आज जो आपकी तहरीक है उसके हवाले से 2-3 इम्पॉर्टेंट काम है। एक तो जी आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के तहत एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा था और इसमें 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी 31 से 1 अगस्त तक, और कहा यह गया था कि इसके आखिर में जो एहतजाजी तहरीक है उसका लाहेअमल भी महमूद खान अचकज़ई साहब खुद अनाउंस कर देंगे और उसी के तहत जो है वो आगे इजलास बढ़ेगा। अच्छा, अब इसमें यह है कि पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने की कोशिश की थी इस्लामाबाद में, लेकिन वहाँ पे उस दिन भी वही हमने देखा इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने आके प्रेशर डाला होटल इंतज़ामिया पर, उन्होंने जनाब उन्हें हॉल देने से इनकार कर दिया और ये सारा तमाशा वहाँ पे हुआ। आज भी इसी तरह की सूरत हाल है। बिल्कुल एक रात पहले ये बताया जा रहा है ट्यूलिप जो होटल है वहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था, तो उन्हें बताया गया है कि जी हम आपको ये हॉल जो है नहीं दे सकते, और वजह वही है कि जी इंतज़ामिया प्रेशर डाल रही है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब काफ़ी गुस्से में थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कब हुआ इमरान खान के दौर में कि पीडीएम ने कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो, कोई कट करना हो तो कोई रुकावट डाली गई हो। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ये क्या जमहूरी हुकूमत, हम किसी लिहाज से इसको 1% भी कह सकते हैं कि जहाँ पे अपोजिशन जो है वो एक इवन कॉन्फ्रेंस ना कर सके, तो ये क्या तरीका कार है। इस पे बहुत वो बिगड़े। अखूनज़ादा साहब जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी हम तो ताले तोड़ के भी आ सकते हैं लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हमारे पास राइट्स हैं, हमने एडवांस भी दिया हुआ है, तो ये हमें रोक नहीं सकते लीगली, लेकिन अब क्या करें जी, ये इस तरह करें। बहरहाल हमारे पास प्लान बी और सी वगैरह भी मौजूद हैं। तो लेट्स सी जी आज ही कॉन्फ्रेंस हो पाती है या नहीं। लोगों की ज़्यादा इस बात में तवज्जो है, इंटरेस्ट है कि इसके आखिर में प्लान क्या दिया जाता है। फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि लोग अब जो कुछ लोग निकले हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में कर रहे हैं कन्वेंशंस वगैरह, वो तो चल रहा है। सलमान अकरम राजा साहब भी आज मौजूद थे इंतज़ार उनके साथ, इंतज़ार पंजोता साहब के साथ, और वो क्लास कन्वेंशन में मौजूद थे। सनम जावेद साहिबा निकली हुई हैं 8-10 शहरों में, उन्होंने कैंपेन की है। आमिर मुग़ल साहब इस्लामाबाद में कुछ जगहों पर निकले हुए हैं, और कुछ इसी तरह के मुख्तलिफ यानी रहनुमा जो हैं वो किसी हद तक अपने अपने शहरों में थोड़ा बहुत लगे हुए हैं करने।
इसके अलावा आज PTI ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया है कि जी आप फ्लैग जो हैं PTI के भी और पाकिस्तान के भी 1 अगस्त से अपने घरों पर और अपनी गाड़ियों पर लगाएं। आमतौर पे वैसे ये ट्रेंड तो हम देखते ही हैं कि अगस्त का महीना शुरू होता है तो लोग जो हैं वो पाकिस्तान के झंडे, क्योंकि आज़ादी का महीना होता है और लोग अपनी घरों के ऊपर भी झंडे लगा लेते हैं और गाड़ियों पे भी लगा लेते हैं। तो पिछली दफ़ा भी ये देखा गया था PTI की तरफ से कि इन्होंने साथ साथ PTI के फ्लैग भी लगाए थे, और क्योंकि अदरवाइज़ तो उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो ये फिर जब कोई इस तरह का इवेंट आता है तो उसी में फिर ये कोशिश करते हैं कि कुछ अपनी पार्टी की जो प्रोजेक्शन है, जो पार्टिसिपेशन है, उसको भी शो कर सकें। वैसे आपस की बात है, कोई भी इवेंट आए ना, बनता वो उसको जो चार्ज करने का माहौल है या उसको सेलिब्रेट करने का जो पूरा आपको एक मज़ा है ना अगर कोई वो दिलाता है तो वो PTI की तरफ से ही आता है, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो बाकी जमातें हैं इनकी या तो बिल्कुल स्ट्रीट पावर ही ख़त्म हो गई है, कारकुन उस तरह से इनके कोई चार्ज नहीं है, कोई इनकी तरफ से एक्टिविटी में जान ही नहीं होती। लेकिन इनकी तरफ से चूँकि एक तहरीकी मूवमेंट चल रही है और वो मुस्तकिल चल रही है, तो ये लोग हमेशा ही बड़े चार्ज होते हैं, और फिर वैसे भी ज़ाहिर है आवाम भी इनके साथ ज़्यादा हैं। तो इनकी जब कोई सेलिब्रेशन है तो अगर इनकी पार्टिसिपेशन है तो सेलिब्रेशन है, अगर इनकी तरफ से पार्टिसिपेशन ना हो तो वो फिर बड़ी फीकी सी सेलिब्रेशन रहती है। तो बहरहाल अब इन्होंने ये कहा है, लेकिन इसमें खदशा भी है, बल्कि मैं सोच रही थी कि अगर PTI सपोर्टर्स अपने घरों पर PTI के झंडे और साथ में ये पाकिस्तान के झंडे लगाएं, इसी तरह गाड़ियों पर लगाएं, तो इनको तो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि ये तो हर वक्त आजकल चूँकि 5 अगस्त का भी मामला है तो ये हर वक्त इस ताक में है कि कौन से PTI सपोर्टर्स हैं, कारकुन हैं, उनको उठाया जाए, पकड़ा जाए। तो जब आप खुद ही झंडे लगा देंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ भाई यही हैं PTI सपोर्टर्स के घर, तो वो तो और रेड्स करने आ जाएंगे और साथ में गाड़ियों के ऊपर से लोग पकड़ना शुरू कर देंगे। तो यू नेवर नो, क्योंकि ये अब किसी कानून को, आइन को मानते ही नहीं। हालांकि इसमें कोई वो बात नहीं है कि कोई जुर्म है झंडा लगाना, लेकिन इन्होंने बना दिया हुआ है, तो ये इस तरह की कोई हरकतें भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ जनाब आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है कि आज भी उनसे मुलाकात हो। आज भी एक सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब ने फिर से अपना नाम दिया है। वो पिछली दफ़ा भी गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी, आज भी कोई चांस नहीं है कि मुलाकात हो। लेकिन बहरहाल लोग फिर भी जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे काफ़ी घंटे इंतज़ार के बाद उन्हें नाकाम ही लौटना पड़ता है और कोई उनको जो है मुलाकात नहीं करने देता। उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखे हैं और उन्होंने 9 मई के मुकदमात जिस तरह से निपटाए गए हैं, जो ट्रायल्स में हुआ है, जो कुछ उनके साथ बाद में इलेक्शन कमीशन फौरी कर रहा है, इन सब चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई है। अब मैं तो इस पर यही बात कह सकती हूँ कि या तो ये इतने मासूम है और या फिर अब क्या बंदा इस पे बात करेगा, यानी आपको क्या मालूम नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब का किरदार क्या है। उन्हीं के हुक्म पर तो ये इतनी जल्दी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें फ़ैसले सुनाने पे चली हुई हैं और आप उन्हीं को ख़त लिख के शिकायत लगा रहे हैं। यानी ये तो वही बात हो गई, मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब, तो आप उन्हीं के सबब तो जनाब सज़ाएँ भुगत रहे हैं और उन्हीं को आप जनाब शिकायतें लगा रहे हैं कि देखें जी दलिया क्या कर रही है। तो ये भी अपने आप में एक मजाक वाली बात ही है। बहरहाल आगे से उन्होंने भी कौन सा मजाक को ऐसे ही जाने दिया है। अगर इन्होंने मजाक किया तो उन्होंने भी मजाक का जवाब मजाक से ही दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी फ़ौरन नोटिस लेता हूँ, और उन्होंने कहा जी मैं नोटिस लेकर ये करता हूँ, मैं उमर अयूब से मुलाकात करता हूँ। ख़बर ये मिली कि जनाब उमर अयूब साहब शायद इस्लामाबाद में नहीं, उनसे मिलना चाहते कि कहीं अरेस्ट ना हो जाए, तो फिर पेशावर में अब इनकी जो है वो मुलाकात तय पाई है। अब मज़ेदार बात ये है कि भाई मुलाकात करके आपने क्या करना है। चीफ जस्टिस साहब इससे पहले भी अपोजिशन के लोगों से मिल चुके हैं, उसके बाद सिर्फ एक तस्वीर ही जारी होती है कि भाई ये कर लिया। चीफ जस्टिस साहब वैसे भी फ़ोटो सेशन के ही मुझे तो शौकीन लगता है, कुछ भी करते हैं जी मैंने इस्लाहात ये दौरा कर लिया, ये वो एक फ़ोटो सेशन जो है वो होता है और तस्वीरें लगाई जाती हैं। तो ये इसी तरह की एक मुलाकात होगी। करना कराना इन्होंने क्या है, ना इनके पास इख्तियार है, और जो है भी वो इन्होंने सिर्फ हुकूमत की फेवर में इस्तेमाल किया है, कोई उसके ख़िलाफ़ तो कहीं पर इस्तेमाल करने योग्य हैं ही नहीं है। तो बस ये सारा आई वॉश है, आंख का धोखा है जो कि दिया जा रहा है। मुलाकात करने के लिए जाने वाले को भी पता है और जो मुलाकात के लिए बुला रहा है उसको भी पता है। तो बहरहाल एक उन्होंने कहा इत्माम हुज्जत कर लें, तो वही सिलसिला है। बाकी ख़बर ये भी आ रही है कि उससे पहले ही उमर अयूब साहब, इस मुलाकात से पहले ही शायद उमर अयूब साहब को सज़ा सुना दी जाए 9 मई के केस में, क्योंकि इम्कान है कि 1-2 दिनों में मज़ीद जो अदालतें हैं वो सज़ाएँ सुनाने जा रही हैं। तो देखते हैं जी मुलाकात पहले होती है कि सज़ा पहले होती है।
آخر میں بہت افسوسناک خبر ہے جی، اور یہ خبر ایک شیئر ہوئی تھی، سرگودا کا ایک نوجوان ہے جس نے خودکشی کر لی۔ وجہ ہے کہ اس سے کوئی 2.5 لاکھ کا قرض تھا اس نوجوان کے اوپر، جو وہ بیچارہ نہیں دے پا رہا تھا، اور جو قرض خواہ تھے وہ ظاہر ہے تقاضا کر رہے تھے اور وہ اس سے پریشان بھی تھا۔ اس نے خودکشی کر کے اپنی جان تو لے لی، لیکن ایک پرچی اس نے جیب میں ڈال دی کہ کس کس کا قرض اس نے واپس کرنا ہے، اور اس کی پوری تفصیل اس نے لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ اب ایک نوجوان کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت سے نوجوانوں کی کہانی ہے۔ ہم تک وہی پہنچ رہی ہے جو خودکشی کر رہا ہے، جو خود پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگا رہا ہے، جو خود کو گولی مار رہا ہے، جو کہیں نہر میں چھلانگ لگا رہا ہے، جو کوئی ٹرین کے نیچے آ رہا ہے۔ لیکن جو لوگ اس پورے سٹریس سے گزر رہے ہیں اور مستقل گزر رہے ہیں، جن کے پاس نوکری نہیں ہے، جن کے اوپر قرض ہیں، جن کے گھر میں کوئی بیماری ہے اور وہ علاج نہیں کروا پا رہے، جن کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، جن کے کرائے نہیں دیے جا رہے گھروں کے، اور وہ ایک ہر روز پتہ نہیں کسی کرب سے گزر رہے ہیں اور وہ مستقل گزر رہے ہیں، تو کہیں پہ آپ کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور وہاں پر آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں، اتنے آپ مایوس ہو گئے ہیں، تو پھر یہ کوشش ایک دفعہ کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنے حق کے لیے ہی لڑ لیں، اپنے حق کے لیے ہی آواز اٹھا لیں، بجائے اس کے کہ اپنی زندگی آپ ختم کر ہی رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ لڑ کے ہی اپنے حق کے لیے جو ہے کچھ کوشش ہی کر لیں۔ تو یہ ایک مایوسی کی کیفیت ہے ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ لیکن اس وقت پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 پہ آ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس کے لوگ بڑی تعداد میں دوسرے ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں، تیزی سے انخلا کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ اپنا فیوچر نظر نہیں آتا، لوگ یہاں سے بددل ہو چکے ہیں، اس سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اب وہ یہاں سے بس جیسے وہ کہتے ہیں نا زندہ بھاگ والی صورتحال ہے کہ بس جس کا جو بن پڑ رہا ہے، جو جا سکتا ہے کم از کم وہ تو نکلنے کی کر رہا ہے، جو نہیں جا سکتا اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے، تو وہ پھر یہیں پہ خودکشیوں پر مجبور ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔